दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 21 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो फिर आप कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगाएं, क्योंकि नामांकन के दौरान इसका सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज विभाग इस तरीके का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप बिहार पंचायत चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो फिर आप यह काम जरूर कर लें और तुरंत कर लें। आपको बता दें कि इस संदर्भ में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि पंचायती राज विभाग जनहित में कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर प्रत्याशियों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेने पर भी विचार कर रहा है। यह मिली जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के हजारों जनप्रतिनिधियों ने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगाया है। इसी को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठा सकती है। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तूफान यास के कारण बिहार के 16 जिलों में किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन किसानों को अब सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। खबर के अनुसार कुछ दिन पहले बिहार में आए यास तूफान से 16 जिलों के 141 प्रखंडों में दलहन, लीची, सब्जी, आम की 33% से अधिक फसल नष्ट हो गई थी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। सरकार अब इन किसानों को आर्थिक मदद देने जा रही है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के पटना, पश्चिमी चंपारण, अरवल, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, वैशाली, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, भोजपुर, बक्सर, पूर्णिया जिला में भी किसानों की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। यह सरकार बहुत जल्द इन किसानों से मुआवजा के लिए आवेदन मांगेगी। इसके बाद किसानों को जितना नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। यास तूफान से किसानों को करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। दोस्तों बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना में सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को नया काम दिया गया है। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी काम में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मदद ली जा रही है। इन्हें अब घर घर जाकर लोगों की सेहत का रिपोर्ट लेना है। आपको बता दें कि सेविका और सहायिका को यह निर्देश दिया गया है कि घर घर जाकर कोरोना के लक्षण के बारे में पता लगाएं। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उसे तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, सरकार ने गर्भवती महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य का भी ब्यौरा तैयार करने को कहा गया है। साथ ही साथ गृह भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिका पहले लोगों की बातों को ठीक से सुनेंगे, इसके बाद अपनी राय भी देंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया था। पोर्टल खुलते ही इन योजना के तहत लोन लेने वालों ने दनादन लॉगिन करना शुरू कर दिया। शनिवार को देर शाम उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 18,000 से अधिक महिलाएं और पुरुषों ने इस योजनाओं के लिए पहले ही दिन आवेदन कर दिया है। इस योजना के तहत अभी पूरे माह आवेदन लिए जाने हैं। पहले आओ पहले पाओ जैसी कोई भी शर्त नहीं है, फिर भी आवेदन जबरदस्त तरीके से हो रहा है। उद्यमिता के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की ऋण पर 5 लाख रुपए की सब्सिडी है। 5 लाख रुपए के लोन पर महिलाओं को कोई भी ब्याज नहीं और युवा उद्यमियों के लिए 1% का ब्याज दे हैं। महिला आबादी के अनुसार महिला उद्यमी योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, पटना, दरभंगा, नालंदा सहित सभी बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज बिहार में एक बार फिर से बादल गरजेंगे। वही बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है तथा कुछ इलाकों में ठनका गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी 38 जिलों में आज बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज यानी कि 21 जून तक ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ राज्य के कुछ जिलों में ठनका गिरने की भी संभावना जताई है।
आपको बता दें कि झारखंड और उससे सटे भागों पर हवा के कम दबाव का क्षेत्र लगातार बना हुआ है, जिसका असर बिहार के सभी जिलों में दिखाई देगा। बिहार के पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, दरभंगा, नालंदा में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि बिहार में वज्रपात होने की स्थिति भी बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में कई लोगों की जान चली गई है वज्रपात की वजह से। वज्रपात होने से हुई है, इसीलिए लोगों को सावधान रहना होगा। दोस्तों, जिसके ऊपर अपने जिले में दहेज प्रथा को रोकने की जिम्मेदारी है, अगर उसी पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया जाए तो फिर यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हां, बिहार के शिवहर जिला में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां के जिलाधिकारी यानी कि यहां के डीएम सज्जन राजशेखर की पत्नी ने उन पर मुजफ्फरपुर टाउन थाने में घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। यह साथ ही उन्होंने अपने डीएम पति पर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि पत्नी के आरोपों को डीएम ने गलत करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पत्नी को नहीं पीटता, उल्टा वही मेरे साथ मारपीट करती है। थाने में दर्ज मामले में डीएम की पत्नी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उनके डीएम पति कहते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ करोगी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जैसा वे बाहर से दिखते हैं वैसा वे अंदर से एकदम नहीं है। वे गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं। आशंका है कि उनके दोनों बच्चों को पति हानि पहुंचा सकते हैं। यह मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित एक सरकारी क्वार्टर में रह रही प्रीता का आरोप है कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके दोनों बच्चों को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, जबकि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का सेक्शन 6 कहता है कि जो बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के हैं उसकी देख रेख की जिम्मेवारी मां की होती है। मामले में जब दहेज प्रताड़ना का आरोप झेल रहे डीएम से जानकारी मांगी गई तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी के आरोपों को सरासर गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं पत्नी को नहीं पीटता, उल्टा वही मेरे साथ मारपीट करती है। उन्होंने इस साल मार्च में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पत्नी ने मेरे साथ ऐसी मारपीट की कि मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। डीएम राजशेखर ने बताया है कि अपनी मां के बहकावे में आकर यह सब कर रही है। मेरी पत्नी और सासू मां दोनों का व्यवहार हिंसक है। अभी तक अपनी पत्नी से एक भी रुपए की मांग नहीं की है। साथ ही रहने के लिए अपनी पत्नी को बुला रहे हैं, लेकिन वह दोनों बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर में अकेले रहना चाहती है। यह सच्चाई सामने आने में समय लगेगा। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के बिहार इकाई ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष पैकेज की मांग की है। एक बयान के अनुसार एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और आगामी सांसद मानसूत्र सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और सीमांचल से संबंधित अन्य मुद्दों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें पूर्णिया में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना, किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना, सीमांचल क्षेत्र विशेष रूप से अररिया गलगलिया रेलवे परियोजनाओं से संबंधित रेलवे मुद्दे और पूर्णिया में नए हवाई अड्डे का निर्माण शामिल है। जहां वर्चुअल बैठक के दौरान ओवैसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी विधायकों द्वारा किए गए राहत कार्यों की भी समीक्षा की और फिर इकाइयों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का निर्देश दिया। ओवैसी ने विधायकों से विशेष रूप से मक्का के लिए कृषि उपज के लिए उचित एमएसपी प्रदान करने और फिर सरकार से तरबूज, केला, चाय उत्पादकों को उचित व्यवस्था करने और फिर चाय मजदूरों को बेहतर सहायता प्रदान करने और बाढ़ नियंत्रण उपाय पर जिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने पर जोर देने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत करने और फिर जिलावार और बूथ स्तर की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, बिहार में चिराग पासवान ने जून के तीसरे हफ्ते में अपनी ही पार्टी के भीतर अपनी राजनीतिक स्थिति खो दी। उनके चाचा पशुपति पारस ने स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा स्थापित पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एलजेपी में राजनीतिक अशांति के बीच चिराग पासवान ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि जेडीयू नेता उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और पार्टी को तोड़ रहे हैं। आरजेडी ने भी जेडीयू पर इसी तरीके से आरोप लगाए थे। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विभाजन के पीछे नीतीश कुमार है। इसका जवाब देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग पासवान वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग पासवान ने हाल के दिनों में बहुत सारी गलतियां की है। बिहार के लोग और उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी उन्होंने किया है उससे खुश नहीं थे। अब पार्टी में दरार इसका परिणाम है।
दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थम गई हो, भले ही सरकार ने लॉकडाउन खत्म करते हुए अनलॉक 2 की शुरुआत कर दी हो, लेकिन अभी भी बिहार के अंदर शादी और श्राद्ध जैसे आयोजनों में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। जी हां, सरकार का यह आदेश जमीन पर लागू हो पा रहा है या नहीं, इसकी हकीकत से जहानाबाद में हुई एक घटना से सामने आ गई है। जहानाबाद में श्राद्ध समारोह में 300 लोग शामिल हुए और भोजन करने के बाद बीमार हो गए। जी हां, जहानाबाद जिला के पाली थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में श्राद्ध क्रम में भोज खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जी हां, इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि अमरपुर गांव में बीती रात श्राद्ध क्रम में भोज खाने के लिए गांव के लोग जुटे हुए थे। जी हां, खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया। जी, देखते ही देखते उल्टी होनी शुरू हो गई, जिसके बाद सभी को उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। जी हां, ग्रामीणों ने बताया है कि खाना खाने के बाद गांव के लोगों को पेट में दर्द, जलन और उल्टी की शिकायत के बाद सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हां, ग्रामीणों का कहना है कि खाना बनाने के दौरान कुछ ऐसी चीज गिर गई होगी जिससे अचानक कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की थमती रफ्तार के बीच एक बार फिर से देश के विभिन्न हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में संक्रमण को देखते हुए, यानी कि कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केस कम हो गए हैं, लेकिन केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, असम और ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट में मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। वैसे में कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो फिर अधिकतर राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि देश भर में लॉकडाउन और अनलॉक की ताजा रिपोर्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड में लॉकडाउन की पाबंदियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। नागालैंड सरकार ने आज से शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया है। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12 नगर निकायों में 26 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां, अब बात करते हैं मेघालय के बारे में। तो मेघालय में लॉकडाउन को अगले आदेश तक लागू करने का फैसला किया गया है। अब बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम में लॉकडाउन को 30 जून तक आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हां, मौजूदा लॉकडाउन 21 जून को खत्म हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक सरकार लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला करेगी। दोस्तों, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपने देश में स्कूल कब से खुलेंगे। जी हां, देश में स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि जब तक शिक्षकों को वैक्सीन नहीं लग जाता, स्कूल खोलने की चर्चा में बच्चों पर संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। देश के ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर कई राज्यों ने फैसला लिया है, तो कुछ राज्यों ने अब तक फैसला नहीं लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई तो फिर राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों ने अनलॉक का ऐलान कर दिया। धीरे धीरे मॉल्स, दुकान और दफ्तर खुलने लगे हैं। सड़कों पर भीड़ लौटने लगी है। बिहार में भी लंबे समय से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो फिर बिहार सरकार, शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में है। झारखंड में 17 महीने से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद हैं। सरकार ने अब तक इन्हें खोलने को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। हालांकि कोचिंग चलाने वाले लोग, इसके संगठन लगातार सरकार से कोचिंग और स्कूल, कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में जातीय समीकरण का बेहद खास महत्व रहा है। जी हां, बिहार की ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो किसी न किसी समीकरण की सियासत ना करती हो। जी हां, आरजेडी भी लंबे समय तक अपने MY समीकरण की बदौलत तमाम विरोधियों पर व्रत बना जा रहा है और आज भी इसी समीकरण के बूते मजबूत बना हुआ है। लेकिन अब जदयू भी आरजेडी के MY समीकरण का जवाब MY समीकरण से ही देने की तैयारी कर ली है। जी हां, अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का MY समीकरण क्या है और राजद के MY समीकरण का जवाब कैसे देंगे। दरअसल राजद का MY समीकरण मतलब मुस्लिम यादव है। जी हां, वहीं जेडीयू के समीकरण में MY का मतलब नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू MLC नीरज कुमार बताते हैं कि इसका मतलब M मतलब महिला और Y मतलब युवा है। नीरज कुमार बताते हैं कि नीतीश कुमार जातीय और समीकरण की सियासत नहीं करते हैं, बल्कि वे बिहार की जनता के विकास की सियासत करते हैं। वे उद्यमी योजना के तहत युवाओं और महिला उद्यमियों के लिए जो योजना लेकर आए हैं
उस योजना का लाभ तमाम जातियों की महिलाएं और युवाओं को मिलेगा। जी हां, दरअसल विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था। इसका चुनाव पर काफी गहरा असर पड़ा था, लेकिन कुछ सीटों से तेजस्वी यादव सत्ता से चूक गए थे। जी, नीतीश कुमार अब आरजेडी को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं और लगातार वे महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उद्यमी योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपए का लोन बहुत ही आसान शर्त पर दे रहे हैं ताकि युवा उनकी ओर आकर्षित हो सके। दोस्तों, नेपाल और नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ने वाले बिहार के कई जिलों में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। मुसलसल बारिश से बिहार की कई नदियों के जलस्तर में बेइंतहा इजाफा हुआ है, जिसने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्र का तो अभी से आलम यह हो गया है कि लोग घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ 1-2 जिलों की नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों की है। इन्हीं में गोपालगंज में गंडक नदी ने अभी से ही तबाही मचा रखी है। यह नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। करीब 10 दिनों से यहां की हालात काफी खराब है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। ये नए नियमों के तहत अब एसबीआई ग्राहकों को एटीएम और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने और चेक बुक इश्यू करने के लिए ज्यादा चार्ज देना होगा। अन्य गैर वित्तीय लेन देन पर भी चार्ज बढ़ाया गया है। सर्विस चार्ज में भी बदलाव हुआ है। नए सर्विस चार्ज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता धारकों पर लागू होगा, यानी कि BSBD पर लागू होगा। आपको बता दूं कि बेसिक सेविंग बैंक के डिपॉजिट खाता जीरो बैलेंस बचत खाता होता है, जो कि सामान्य तौर पर समाज के गरीब तबके द्वारा खुलवाए जाते हैं। इन BSBD खातों पर भी बैंक द्वारा वही ब्याज पर ऑफर भी की जाती है जो सामान्य बचत खातों पर दी जाती है। एटीएम चार्ज की बात करें तो अभी तक BSBD खाता धारक महीने में 4 बार एटीएम से पैसे बिना किसी चार्ज के निकाल सकते थे। इसमें बैंक ब्रांच और एटीएम दोनों ट्रांजैक्शन शामिल है। अब नए नियमों के तहत 4 से ज्यादा बार एटीएम या फिर बैंक ब्रांच से पैसे निकलवाने पर प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपए और GST चुकाना होगा। नए चार्ज होम ब्रांच और एटीएम के साथ ही गैर SBI बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे। नए नियमों के तहत चेक बुक इश्यू कराने के लिए लगने वाले चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। BSBD खाता धारकों को 1 जुलाई से 10 चेक की कॉपी वाली चेक बुक इश्यू करने के लिए 40 रुपए और GST का भुगतान करना होगा। इसी तरीके से 25 चेक वाली चेक बुक के लिए 75 रुपए और GST बतौर चार्ज देना होगा। इमरजेंसी चेक बुक के लिए 50 रुपए और GST की भुगतान करना होगा। दोस्तों, अयोध्या में जमीन खरीद का एक और विवाद सामने आया है। आरोप है कि 20 लाख की जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचा गया है। खबरों के मुताबिक सिर्फ 3 महीनों के भीतर 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेची गई है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में डीलर से खरीदने के बाद अब मेयर के भांजे से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी है। दोस्तों, बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बिहार में एसपी कुमार आशीष को भी नहीं छोड़ा। दरअसल किशनगंज के पुलिस कप्तान यानी कि किशनगंज के एसपी कुमार आशीष बदमाशों की हरकत से इतने परेशान हो गए कि उन्हें सार्वजनिक मंच पर इस बात को साझा करना पड़ा और अन्य लोगों को भी सावधान रहने को कहना पड़ा। इस आधुनिक युग में आज लगभग हर घर में मोबाइल है, हर किसी के पास मोबाइल है। किसी के पास एक तो किसी के पास 2 या फिर 3 मोबाइल रहते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग तरह के मोबाइल एप्लीकेशन इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हैं। उसमें से कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के तौर पर उपयोग में आते हैं। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि प्रमुख हैं। हम में ज्यादातर लोग कई सालों से फेसबुक यूजर हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए यह प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही नया है और अपरिचित है। जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन्हें पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके उनसे जुड़ते हैं। जी दरअसल हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती लाखों करोड़ रुपए का चूना लगा सकती है। जी हाँ, बिहार में किशनगंज की एसपी कुमार आशीष के साथ भी बदमाशों ने ऐसा ही करने की कोशिश की है। जी हाँ, किशनगंज एसपी कुमार आशीष का फर्जी अकाउंट बनाकर साइबर क्रिमिनलों ने कई लोगों से पैसे की डिमांड की है। एसपी ने बताया है कि जिन लोगों ने ऐसी बदमाशी की है उन्हें उनका फोटो भी फेक प्रोफाइल में मिसयूज
मिसयूज किया है। कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा गया है जिसे एसपी ने एक्सेप्ट नहीं करने और फिर फेक आईडी को रिपोर्ट करने की गुजारिश की है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालय में सोमवार यानी कि आज से खाद्यान्न का वितरण होगा। यह छात्रों के अभिभावकों को एक साथ 3 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ को पत्र भेजा है। यह शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि आज से एक साथ मार्च, अप्रैल और मई महीनों का खाद्यान्न अभिभावकों के बीच वितरित करें। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद है, इस वजह से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन भी बंद है, जिसको देखते हुए सरकार ने मध्याह्न भोजन बांटने की योजना बनाई है और आज से ये लागू हो जाएगी। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी अपनी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कथा के लिए विख्यात है। यह कब किधर का रुख अख्तियार कर ले, इसे समझ पाना टेढ़ी खीर है। कब किस इलाके में कहां काटना शुरू कर दे और कब कहां बालू का टीला खड़ा कर दे, यह कोसी की अपनी मर्जी है, जिसमें कोई भी रुकावट आज तक उसके मन मर्जी रवैयों को रोक नहीं पाई है। यह तभी तो हर साल बाढ़ आनी है। लोगों को बसना उजरना यहाँ के लोगों की नियति बन गई है। इन सब के बीच बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी कोसी से कम विचित्र नहीं है। बाढ़ के दिनों में नाव नहीं हो तो फिर कोसी के दोनों तटबंधों के बीच बसी आबादी की जिंदगी सांसत में फंस जाए। प्रशासनिक विचित्रता की स्थिति यह है कि बाढ़ की अवधि 15 जून से शुरू है और अब विभाग नाव ढूंढ रहा है। अभी तक नाव का पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कम नाव में लोगों का आना जाना एक दिन बड़ी घटना को आमंत्रित कर सकता है। दोस्तों, केंद्र में मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, वहीं इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सीनियर नेताओं को संबोधित किया। जी हां, अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार की राम मंदिर निर्माण, धारा 370 को हटाए जाने तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लागू करने जैसे कामयाबियों के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। इसी के साथ उन्होंने कोरोना संकट के बीच भी बड़ी संघर्ष को हल करने तथा नागरिकों के बीच कई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करने के लिए भी मोदी सरकार की प्रशंसा की। दोस्तों, बिहार से बाल मजदूरी अब भी जारी है। यह सस्ते मजदूर बनाकर दूसरे राज्य भेजे जा रहे हैं। यह कम खर्च में सस्ते मजदूर की चाहत में बाल श्रम को लेकर बच्चों की तस्करी अभी रुकी नहीं है। जी हां, बिहार के कई जिले अभी ऐसे हैं जहां काफी संख्या में बच्चों को बाल मजदूर के लिए अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद कई जिलों से बसों में भरकर बच्चों को राजस्थान, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, महाराष्ट्र आदि अन्य राज्यों में भेजने की खबर है। जी हां, अब उन राज्यों की पुलिस की मदद से ऐसे बच्चों की बरामदगी की कोशिश हो रही है। जब पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर अब 106 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। अब तक 106 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें अधिकांश राजस्थान के जयपुर से हैं, जिन्हें अब भी बिहार में अपने घर आने का इंतजार है। रिपोर्ट के अनुसार गया, समस्तीपुर, नालंदा, सीतामढ़ी आदि जिलों से हिसाब से अधिक बच्चे बाहर जा रहे हैं। जनवरी से अब तक विभिन्न राज्यों से बिहार के बच्चों की बरामदगी की जा रही है। इसमें सबसे अधिक गया के 33, सीतामढ़ी में 15, समस्तीपुर में 8, नालंदा में 11, वैशाली में 1, नवादा में 1, दरभंगा में 3, सहरसा में 1, मुजफ्फरपुर में 3, मधुबनी में 3 और जहानाबाद के 9 बच्चों के अलावा 16 और बच्चे विभिन्न जिलों के हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। मगर कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण अभी तक उनकी वापसी बिहार नहीं हो सकी है। दोस्तों, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। यह सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चा नीति लागू करेगी। यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा। जी हां, संवाददाताओं से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में हम 2 बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते, जैसे स्कूल और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो फिर उसमें 2 बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। जी आगे चलकर धीरे धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा।
दोस्तों, बिहार में रहने वाले बहुत से लोग दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है कि बिहार में दुकान का लाइसेंस कैसे बनता है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दुकानों के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को व्यापार लाइसेंस के रूप में जाना जाता है। इसके लिए आप बिहार सरकार के वेबसाइट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं और दुकान का लाइसेंस ले सकते हैं। आपको बता दें कि दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आपको MSME रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन और शॉप रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर भारत में खाना पकाने का सबसे कॉमन और प्राथमिक तरीका है। जी अच्छी बात यह है कि अब आप अपने घर से ही लगभग किसी भी सर्विस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी आप इंडियन गैस बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। LPG के भारतीय बाजार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति कराने वाले कई सप्लायर हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उनमें से एक है, यानी कि इंडियन गैस ऑनलाइन बुकिंग के लिए कई तरीके हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए इंडियन गैस बुकिंग ने देश भर में LPG रिफिलिंग बुकिंग के लिए कॉमन नंबर शुरू कर दिया है। LPG रिफिलिंग के लिए सामान्य बुकिंग नंबर 7718955555 है। अगर आप भी इंडियन गैस बुकिंग करना चाहते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रिफिल लिख करके 7588888824 पर भेज सकते हैं और अपना LPG रिफिल बुक कर सकते हैं। जी हालांकि नई व्हाट्सएप बुकिंग सुविधा का लाभ केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही लिया जा सकता है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में फेल करीब 2,19,000 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड ने कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जून में ही जारी करके एग्जाम चक्र की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। कोरोना काल में इंटर और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2021 की प्रक्रिया जून में समाप्त करके बोर्ड ने इतिहास रच दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार शाम 5 बजे रिजल्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, राजधानी पटना में एक अनोखी शादी हुई है। खास बात यह थी कि इस शादी में ना तो कोई मंत्रोच्चारण हुआ और न ही दूल्हा दुल्हन द्वारा 7 फेरे लिए गए, लेकिन फिर भी दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। दरअसल यहां भारतीय संविधान को साक्षी मानकर बौद्ध परंपरा से 2 दिव्यांगों का विवाह संपन्न हुआ। फिलहाल इस शादी की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। मामला पटना के पुनपुन का है। पुनपुन प्रखंड के केवरा पंचायत के मुखिया सत्येंद्र दास की भतीजे कुमकुम कुमारी की शादी इलाके में चर्चा का केंद्र बनी है। इस शादी में पंडित को शामिल नहीं किया गया, बल्कि फुलवारी शरीफ विधायक ने संविधान की एक कॉपी दूल्हा और दुल्हन के हाथों में दे दी और फिर शपथ दिलाते हुए रस्मी पूरी कराई गई। दिव्यांग दुल्हन कुमकुम कुमारी और दिव्यांग रंजित कुमार की शादी गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अंबेडकर और शिक्षा की प्रथम देवी माने जाने वाली सावित्री बाई फूले को भगवान और भारतीय संविधान को साक्षी मानकर बौद्ध परंपरा से शादी की रस्में पूरी की गई। यह शादी पालीगंज के दरियापुर के रहने वाले राम जीवन राम के बेटे संजीत कुमार के साथ संविधान की शपथ दिलाते हुए पूरी हुई। यह शादी पुनपुन के धनकीपुर गांव में संपन्न हुई। इस अवसर पर दूल्हा दुल्हन ने अपने परिवार वालों और अतिथियों सहित गणमान्य लोगों के समक्ष एक दूसरे को भारतीय संविधान का साक्षी मानकर पति पत्नी माना। दोस्तों, गया जिला के बांका बाजार प्रखंड के अंजुम कुंभी गांव के एक युवक द्वारा जुगाड़ तकनीक से बनाए गए 4 पहिया वाहन की खूब चर्चा हो रही है। मजे की बात यह है कि युवक ने किसी तरीके का तकनीकी प्रशिक्षण नहीं लिया है। ये 4 पहिया वाहन डीजल पंप सेट से इंजन और बांस बल्ले से बनाया गया है। युवक मनोज कुमार समय की मांग के अनुसार कभी इस 4 पहिया वाहन पर कपड़े की दुकान लगाकर गाँव घूमकर कपड़ा बेचता है, तो कभी माल ढुलाई करता है। सीजन बदलता है तो इसी वाहन पर यानी कि इसी गाड़ी पर चक्की फिट करके गांव घूमकर यानी कि जाकर गेहूं की पिसाई कार्य करते हैं। ये वाहन अब परिवार के जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। यह युवक मनोज कुमार कुंभी गांव का है। जब पंजाब में काम करता था तब वहां बिना कोई तकनीक के लिए शिक्षा लिए सहयोगियों के संयुक्त प्रयास से डीजल पंप इंजन खरीदा। इसमें 4 टायर लगाकर चक्का से चेसिस बनाया। उस पर डीजल पंप इंजन फिट करके चक्का से स्टीयरिंग फिट करके ट्रैक्टर का रूप दिया गया। लकड़ी के पटरा से डाला बनाया। उस पर बांस बल्ले के सहारे छावनी कर दी। कुल 50,000 रुपए की लागत से ये ट्रैक्टर नुमा गाड़ी बना ली। जहां देखा जाए तो बाजार में ट्रैक्टर की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है, मगर मनोज ने मात्र 50,000 रुपए में ही जुगाड़ की गाड़ी बना ली है, जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। मनोज लॉकडाउन के कारण पंजाब से यहां गाड़ी लेकर आ गया। अब यह गाड़ी ही परिवार के जीविकोपार्जन का अहम साधन बनी हुई है।
दोस्तों बिहार डीएलएड करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने डीएलएड 2020-22 सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इच्छुक उम्मीदवार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 22 जून 2021 जबकि अंतिम तिथि 7 जुलाई 2021 तक निर्धारित किया गया है। यह इच्छुक उम्मीदवार इस अवधि के बीच में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें क्योंकि इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों कोरोना महामारी में एक ओर जहां लोग नौकरी छिन जाने से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी इस मौके का फायदा उठाकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हैं। जी अब गृह मंत्रालय ने ऐसे फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जी अगर आपको भी मेल या फिर मैसेज के जरिए नौकरी का ऑफर आया तो फिर अप्लाई करने से पहले अच्छे से पड़ताल कर ले, जांच पड़ताल कर ले। जी सरकार की तरफ से हमेशा इन धोखेबाजों से बचने और फिर किसी तरीके की लालच में नहीं आने की सलाह दी जा रही है। जी दरअसल कुछ धोखेबाज ऑनलाइन नौकरी के अवसरों के लिए सरकार और कॉर्पोरेट संगठनों के नाम पर का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आपके ईमेल या फिर मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए फर्जी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर से सावधान रहें। नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले इन वेबसाइटों की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें। साइबर दोस्त के एक अधिकारी के ट्विटर अकाउंट पर जानकारी शेयर की गई है। इसमें कहा गया है कि आपके ईमेल या फिर मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए फर्जी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर से सावधान रहें। जालसाज रजिस्ट्रेशन या फिर इंटरव्यू चार्ज के नाम पर आपको ठग सकते हैं। कुछ धोखेबाज ऑनलाइन नौकरी के अवसरों के लिए सरकार और कॉर्पोरेट संगठनों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले इन वेबसाइटों की प्रमाणिकता सत्यापित कर लें। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बाद चिराग पासवान गुट के धड़े ने रविवार को दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा के साथ अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न देने की मांग की है। चिराग पासवान ने बिहार में अपने पिता की प्रतिमा स्थापित करने की भी मांग की है। चिराग पासवान 5 जुलाई से बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और इसकी शुरुआत में अपने पिता की कर्मस्थली कहे जाने वाले हाजीपुर से कर रहे हैं। हाजीपुर को स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्म भूमि माना जाता है और मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए हाजीपुर को ही चुना है। फिलहाल पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं और चिराग पासवान ने अपने चाचा को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में चुनौती देने का फैसला किया है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा बिहार के सभी जिलों में जाएगी और इस आशीर्वाद यात्रा के अंत में पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें चिराग पासवान गुट अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। जहां रविवार को दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग गुट की बैठक हुई और उस बैठक में चिराग पासवान ने एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपने अपने गुट बना लिए हैं और दोनों अपने अपने गुट को असली लोक जनशक्ति पार्टी बता रहे हैं। फिलहाल मामला चुनाव आयोग के सामने है और चुनाव आयोग ही तय करेंगे कि कौन सा गुट असली लोक जनशक्ति पार्टी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।